बहुत हो सकता है कि अपने पीक के आसपास हो, तो पीक पे फंसते हैं तो फिर निकलने की राहत जो है वो कम मिलती है। चलिए, आज जो टॉप गेनर है निफ्टी का वो है आइशर मोटर्स। नतीजे अच्छे रहे, उसके बाद एक अच्छा मूव 5.5% ऊपर 7355 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। गौरांग सर, ऑटो स्पेस में नतीजे तो काफ़ी अच्छे ही आए हैं। आइशर के नतीजों पर पहले आपका नज़रिया क्या बन रहा है उसके बाद, और ऑटो स्पेस में खरीदना हो तो क्या खरीदें? सूची बहुत लंबी है गीतू। दो पहिया, तीन पहिया, चौपहिया, कमर्शियल व्हीकल, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां, इन सब पर खरीदारी की राय है। और मैं एक चीज मान के चलता हूं कि ये जो हमने करीबन 8 देशों के साथ एफटीए साइन किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये ऑटो क्षेत्र के लिए एक बहुत सकारात्मक बात है, क्योंकि पहले से भी अगर आप देखने जाए तो पिछले कुछ महीनों में जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े आ रहे थे ऑटो क्षेत्र के, वहां पर लगातार एक्सपोर्ट मार्केट में बेहतर आंकड़े आ रहे थे। अगर आगे जाकर के परिस्थिति सामान्य होती है इस युद्ध को लेकर के, तो शायद ऑटो क्षेत्र को और फायदा मिल सकता है। और उस परिस्थिति में मेरे ख्याल से आज के तारीख में अगर आपने निवेश किया है ऑटो क्षेत्र में तो बना करके रखे, नहीं किया है तो मेरे ख्याल से मौके ढूंढने चाहिए आपको। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, आप जो आइशर मोटर की बात कर रहे थे, यहाँ पर तो जब वो बजाज ट्रायम्फ और हीरो हार्ले की जो 400 सीसी बाइक्स लॉन्च की थी जी, तब एक मरणोपरांत लेख काफी लोगों ने आइशर मोटर्स पर लिख दिया था। करेक्ट, आई रिमेम्बर। और ये हाँ, और उस समय मैं याद है मुझे, क्योंकि मैं किसी चैनल पर बैठा था गीतू, 3300 का भाव था आइशर मोटर का। ये खबर जब आई और उसी दिन दोनों ही कंपनियों ने ये लॉन्च की थी 400 सीसी मोटरसाइकिल्स, तो 3000 पे लुढ़क गया था वो 3300 वाला। तो तब भी मैंने कहा था कि देखिए, रॉयल एनफील्ड आप अगर जैसे एक समय पर हमारा बजाज, वो एक पंचलाइन होती थी कि तो अगर आपको याद हो एडवर्टाइजमेंट, तो उसी तरीके से रॉयल एनफील्ड, तो जो लोगों को रॉयल एनफील्ड पसंद है वो रॉयल एनफील्ड ही पसंद करेंगे। और आज के तारीख में मैं ये देखकर बहुत उत्साहित होता हूं कि न तो सिर्फ इस मोटरसाइकिल की मांग शहरों में है या छोटे मझौले शहरों में, ग्रामीण मध्यम ग्रामीण में जो आकांक्षाएं थी मोटरसाइकिल की 100 सीसी की, 125 सीसी की, बिकॉज ऑफ अच्छी पैदावार फसल की हुई है, आय अच्छी हुई है किसानों की, तो उनकी भी आकांक्षाएं ऊपर की तरफ गई है। तो वहां पर से भी मांग इस कंपनी के मोटरसाइकिल्स की काफी ऊपर की तरफ है। इन सब पर है, फिर एमएनएम है, मारुति है, अशोक लेलैंड है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, एक स्कॉट्स कुबोटा जो कि एक ट्रैक्टर, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, एग्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, वहां पर भी खरीदारी की रहा है। गौरांग सर, ईवीज को लेके आई मीन बहुत कंफ्यूजन है, लोग कहाँ खरीदारी करें, कौन से अच्छे ईवी प्लेस लगते हैं आपको? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है वो अब ईवी गाड़ियाँ खरीदने वाली है, तो बड़े ऑर्डर तो लाइन में है ही। अब ये बताइएगा कि अगर ईवी का थीम प्ले करना है तो कौन से 3 स्टॉक्स खरीदने चाहिए इस समय? देखिए, प्योर ईवी अगर आपको गाड़ी छोड़ करके कमर्शियल व्हीकल पर ध्यान देना है तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक हमें अच्छा लगता है। और सरकार, राज्य परिवहन के तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि वो जो डीजल बसेस चलती है वो कम चले और इलेक्ट्रिक बसेस का प्रयोग ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। एमएनएम जो कि एक बड़ा पोर्टफोलियो बना रही है और उनके पास भी ईवीज है, तो आप एमएनएम पर भी ध्यान दे सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मारुति ने अपना ईवी लॉन्च किया है और आने वाले समय में वो ईवी पोर्टफोलियो पर ज्यादा ध्यान देगी। तो ऐसे भार्गव साहब बता रहे थे, मैंने उनकी टिप्पणियां सुनी थी चौथे तिमाही के नतीजों के पश्चात। तो अगर आपको प्योर पैसेंजर व्हीकल में अगर देखना है तो इन सब कंपनियों पर ध्यान दे सकते हैं। चलिए, कुछ और स्टॉक्स पे बात करते हैं जो बजिंग है आज। उसमें अपोलो माइक्रो सिस्टम्स है, 11% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा मूव है। अडानी एंटरप्राइजेस लार्ज कैप स्पेस में आज भी करीबन 3% ऊपर है। इन दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी नजरिया क्या होगा रचित? मैम, इसके पहले मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा गौरांग सर की पूरी टिप्पणी पे कि बाकी सबके प्रोडक्ट लाइनअप पे उन्होंने इतना डीपली डिस्कस नहीं किया जितना रॉयल एनफील्ड की बुलेट पे इन्होंने किया। और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे जरूर लगता है, उनकी आंखों पे मैं जो चमक देख पा रहा था कि इनका भी एक फैसिनेशन है। एंड बीइंग अ बाइकर, हाँ, एंड बीइंग अ बाइकर अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी करी। तो आइशर मोटर्स डेफिनेटली एक अच्छी चीज लग रही है। अपोलो माइक्रो पे आ जाते हैं मैम, जिस तरीके से पहले गौरांग से जवाब तो ले।
which bike does he like? नहीं तो रचित जी का तीर जो है वो बिल्कुल निशाने पे लगा है, बुलजाई सही निशाने पर लगा है। एंड जब जब मैंने नौकरी शुरू की गीतू और रचित जी, तो उस समय पर तनख्वाह बहुत कम थी, तो उस जो भी तनख्वाह मिलती थी उसमें से थोड़े बहुत बचा कर करके उस समय पर मैंने एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी यज़दी, और यज़दी से पहले एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी जावा, और वो जावा मोटरसाइकिल जो थी उसका इंजन चेकोस्लोवाक में बनता था। तो ओरिजिनल चेकोस्लोवाकियन इंजन 1973 का मॉडल था मेरे पास, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 1993 1994। और वो बाइक अभी तक थी, कुछ समय पहले कुछ कारणों को लेकर के मैंने उसको बेच दी, लेकिन अगला निशाना मेरा रॉयल एनफील्ड बुलेट पर ही है। चलिए, देन वी नीड टू लुक एट दैट स्टॉक, राइट? चलिए रचित जी, 2 स्टॉक्स जो मैंने आपसे शेयर किए उन पे आपका नजरिया क्या बन रहा है? अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 11% का इजाफा, आई थिंक ज्यादा हो गया होगा, नहीं इट्स अराउंड दैट ओनली, एंड द अदर स्टॉक इज अडानी एंटरप्राइजेस। मैम देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स और रैंडमली याद आ जाता है सेबी का ये डिस्क्लेमर, तो मैं दे देता हूँ। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का भी अभी दे देता हूँ कि 120 लेवल से हमने अपने क्लाइंट्स को वो रिकमेंड कर रखा है। अपोलो माइक्रो भी मैम 220 लेवल 230 लेवल से हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है। अभी ये जिस तरीके से चल रहा है, फर्दर अपने देखने को मिल सकता है। मैं समझता हूँ 440 460 लेवल्स आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं, बट जिन लोगों के पास है इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक स्पेस प्रैक्टिस कर रहा है, एट टाइम्स एक रिवर्सल ट्रेंड भी दिखाता है। अभी अप ट्रेंड में है, जब तक आपको 356 के ऊपर देखने को मिल रहा है, कंफर्टेबली चल सकता है। 440 लेवल्स ऑन गार्ड। इसके साथ साथ अडानी एंटरप्राइजेस हम देखें, एक चार्टिकल पैटर्न्स पे डबल बॉटम बना के अपमूव में है। अभी फर्दर अपमूव आपको देखने को मिल सकता है, और 2860 एंड 2940 ऑन कार्ड्स, बट अगर ट्रेडिंग बैठ है तो स्टॉप लॉस हो जाता है जरूरी। जब तक 2680 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आप फर्दर अपमूव इसमें देख सकते हैं। गौरांग सर, आज बैंकिंग स्पेस भी बाजिंग है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के विज़ाविज़ पीएसयू बैंक्स जो है अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आई नो आपका भी पसंदीदा शेयर जो है वो दोनों साइड पे है, पर अभी खरीदारी की सलाह कहाँ देंगे आप? प्राइवेट में एक बैंक और पीएसयू में एक बैंक, सारे नहीं चाहिए? नहीं, मैं ज्यादा मेरा पेराया से रहता है पीतू के, अगर मैं कुछ कम बोलूं और कुछ कम स्टॉक्स दूं तो मेरे ख्याल से लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है ना गीतू के आम निवेशक के पास जो पूंजी होती है वो बहुत सीमित मात्रा में, करेक्ट, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि भाई क्या लूं मैं। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, एक सरकारी बैंक और एक निजी क्षेत्र की बैंक जी, छोटी मझौली में बात करूंगा, क्योंकि बड़ी तो बहुत सारे लोग बात कर देते हैं, तो छोटी मझौली में से निजी क्षेत्र में से फेडरल बैंक पसंद आता है। और एक बैंक, हालांकि ये राय नहीं है, पहले राय थी हमारी सरकारी बैंकों की सूची में से एक मझौली बैंक है, जिसके नतीजे बहुत तिमाहियों से और बहुत वित्तीय वर्षों से अच्छे आ रहे थे, और एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था, अभी अंडर रिव्यू है, ये स्पष्टीकरण दे रहा हूं, वो है इंडियन बैंक। ओके, अच्छे लगते हैं। गौरांग सर ने बहुत ही शॉर्ट आंसर दिया है, दो ही बैंक दिए, इंडियन बैंक एंड फेडरल बैंक, जिन पे पॉजिटिव नजरिया है। सो रचित, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जहां काफ़ी अच्छा मूव आज के बाजार में देखने को मिल रहा है। अमंग द आईटी स्पेस अगर हम बात करें तो विप्रो हैज़ बीन होल्डिंग क्वाइट वेल, आज भी ये स्टॉक जो है 3% ऊपर है। आईटी स्पेस में कुछ पसंद है आपको एज अ कॉन्ट्रा बेट, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर? मैम देखिए, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, वापस ये बात एक बार कर लेते हैं। आईटी एज अ स्पेस देखिए आप,
जिस तरीके से इंडेक्स भी बिहेव कर रहा है, यहां से मैक्सिमम डाउनसाइड जो हम देख पा रहे हैं वो 10%, 10% का देख पा रहे हैं, और एक अच्छा करेक्शन आ गया है। मतलब आप देखिए अराउंड 44,000 से जिस तरीके से करेक्ट किया है, ये पूरी इंडस्ट्री उस तरीके से खत्म नहीं होने वाली है। और टीसीएस के रिजल्ट्स के पहले भी हमने ये फैक्ट डिस्कस किया था कि अब जिस तरीके के कैश पे ये कंपनीज बैठी हुई हैं, ये एक्वायर करेंगी एआई रिलेटेड कंपनीज और अपना बिजनेस में इंटीग्रेट कर देंगी। अगर हम बात करें क्या पसंद आ रहा है, लोअर लेवल्स पे आप बॉटम फिशिंग अगर करना चाहें तो ये 4 काउंटर्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी वापस से बात कर लेते हैं। टीसीएस कहीं भी आपको 2160 से 2240 की रेंज में दिखे, और अगर आप इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं तो अच्छा लगता है। इन्फोसिस भी आप देखें कहीं भी 1060 से लेकर 1140 की रेंज में दिखे, आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। विप्रो रिसेंट टाइम्स में लोअर लेवल पे था और हमने आपके चैनल के माध्यम से भी इस बारे में बात करी थी। आपको अगर विप्रो भी 188 से 196 की रेंज में दिखता है, बाइंग कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये भी कहीं आपको 1060 से 1140 की रेंज में दिखे, बाइंग इंटरेस्ट अपना क्रिएट किया जा सकता है। ओके गौरांग सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड जियो फाइनेंशियल दोनों ही स्टॉक्स दबाव में रहे हैं, उभरने की कोशिश तो है, एंड रिलायंस का जो आईपीओ आने वाला था जियो का वो शायद पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस, but what I am hearing is that maybe in the mid of June they might file the red herring prospectus with the SEBI. दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या? ये ना गीतू, ये जो सूत्र के आधार पर जो खबरें होती है ना वो बहुत घातक होती है। करेक्ट। बेचारे माननीय चेयरमैन साहब मुकेश अंबानी जी को भी नहीं पता कि उनका आईपीओ आ रहा था, और बाजार की कारणों को लेकर के वो आईपीओ नहीं आ रहा है जियो मोबिलिटी की, जो मैं आप बात कर रहे हैं। तो मैं ये निर्णय मैनेजमेंट की बुद्धिमत्ता पर छोड़ दूंगा। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि जियो मोबिलिटी का आईपीओ कब आएगा, लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए दोनों ही कंपनियों पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंस, काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है, वो आज के तारीख में भी है। अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, दिग्गज कंपनी है रिलायंस, वेटेज है, दबाव अगर विदेशी संस्थागत निवेशक जो हमारे और आपके मित्र हैं वो अगर और बिकवाली करते हैं तो शायद दिग्गजों पर पहला दबाव पड़ता है, क्योंकि वहां पर बिकवाली पहले आती है जी। लेकिन लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है दोनों पर जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंस पर। रचित, आपके रडार पे कौन से शेयर है?